कल हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था हमने ये बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उसको क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल जाती है। अब देखा जाए तो आज मैंने पढ़ाना चाहिए था क्या, सेकंड लॉ पढ़ाना चाहिए था, लेकिन सेकंड लॉ को पढ़ाने से पहले आपको किसको समझना होगा, मोमेंटम को समझना होगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी उसकी स्टेटमेंट ये है कि मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको जब मोमेंटम ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको वो समझ में आने वाला नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मैं पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर जो लिखा उसको समझते हैं। मान के चलो मेरे पास एक मिरर है, क्या है मेरे पास, मिरर है, ध्यान से समझना ज़रा। अब ये एक मिरर है, एक मेरे पास स्टोन है, एक पत्थर है जिसका साइज़ ठीक ठाक है, 3-4 kg या 10 kg जो भी ज़्यादा, मतलब बड़ा स्टोन है। एक मेरे पास छोटा सा मार्बल, क्या ये मार्बल, ध्यान से सुनना ज़रा। अब मैंने क्या करना है कि इस शीशे को मैंने ब्रेक करना है, इस शीशे को क्या करना है, ब्रेक करना है। अगर सबसे पहले मैं इस स्टोन को ऐसे स्लाइड कराऊंगा, ठीक है, जब शीशे की तरफ बजेगा ये शीशा ब्रेक डाउन होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, ये मार्बल है, इसको भी मैं ऐसे स्लाइड कराऊंगा, आपका शीशा ब्रेक डाउन होगा, होगा, इससे होगा, मार्बल से होगा, छोटा साइज़ है, बहुत छोटा है, बांटे के जितना है, नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि जो फोर्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। इस स्टोन से आपका शीशा टूट जाएगा, इस छोटे मार्बल से आपका शीशा नहीं टूटेगा। इसका मतलब यह है कि फोर्स आपकी डिपेंड करते किसके ऊपर, मास के ऊपर। जितना ज़्यादा मास होगा वो उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा। समझा रहे मेरी बात? अब दूसरा क्या है, क्या इसको मैं उस तरीके से यूज़ करूँ ताकि शीशा आपका क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। अब इसको क्या किया जाएगा, मान के चलो इसको मैंने एक गन के अंदर क्या कर दिया, लोड कर दिया, किसको, छोटे मार्बल को। अब मैं गन से इसको क्या करूँगा, शीशे के ऊपर हिट करूँगा। क्या करूँगा मैं, शीशे के ऊपर किससे हिट कर रहा हूँ मैं, गन से, लेकिन आपका मास वही है, सेम है, पहले भी उतना ही था, नहीं टूट पाया। बट दूसरी बार मैं उसको गन से कर रहा हूँ तो जब इसके ऊपर हिट कर रहा हूँ शीशे के ऊपर, ये आपका ब्रेक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इसको मैंने क्या किया, इसकी मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी। जब इसको मैंने गन के अंदर रखा तो क्या बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, और वेलोसिटी की वजह से अब आपका शीशा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे इसका मतलब यह है कि हमारी जो फोर्स है वो मास के ऊपर भी डिपेंड करती है और वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब हमारा जो मोमेंटम है, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मोमेंटम को स्मॉल p से लिखते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब समझ आया कि हमारे पास जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतने ज़्यादा आपका मोमेंटम होगा। अब यहाँ पे एक दूसरे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो एक आपके पास ये कार है, इसकी जो इसका जो मास है वो मान के चलो 200 kg है। कितना kg है, 200 kg है। अब आपके पास एक ट्रक है जिसका मास आपके पास 100 kg है। कितना kg है, 100 kg है। कार की जो वेलोसिटी है वो 10 km/h की है या 10 मीटर/सेकंड, जो भी आप लिख लो, और इसका जो है मान के चलो कितना है, कितना रख लेंगे, 20 रख लेते हैं। अब देखते हैं ज़रा दोनों में से मोमेंटम किसका ज़्यादा है। तो आपको मैंने बता दिया मोमेंटम का फार्मूला किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब इसका मास कितना है, 200 है, वेलोसिटी कितनी है, 10 है, तो इसका मोमेंटम कितना आएगा, कितना आएगा, 2000 आएगा, 2000 kg/s। अब इसका कितना है, 100 है, वेलोसिटी कितनी है, 20 है, तो कितना आएगा, 2000 आएगा। तो इसका कितना आया, 2000, इसका भी कितना आया, 2000। तो हम ये बता सकते हैं कि इसका मोमेंटम भी और इसका मोमेंटम भी क्या है, बिल्कुल सेम है। भले इसका क्या है, मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, लेकिन यहाँ पे क्या, इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी यहाँ पे थोड़ी कम। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, जितनी कम स्पीड होगी उतना ही मोमेंटम कम होगा। इसके बाद मैं दूसरे एग्जांपल्स आपको आगे समझाऊंगा। अब जो ये इसकी डेफिनेशंस लिखी इसको समझते हैं। क्या हमारे पास मोमेंटम, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है किसका, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा दैट इज नोन एज द क्या, मोमेंटम।
उसके बाद इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब सबको पता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज द सेम, इसकी डायरेक्शन भी सेम होती है जैसे किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की होती है। इसको डिनोट किया जाता है किससे, स्मॉल पी से। अब ये नहीं बोला कि सर एम से, तो एम से क्यों नहीं किया जाता, तो इसका क्या है, इसको स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारे पास मास होता है, मास को किस में लिखते हैं, केजी में, और उसके बाद वेलोसिटी को किस में लिखते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो क्या बन गई है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका ही हमारे पास क्या निकल के आ गया, ऐसा यूनिट निकल के आ गया। और उसके बाद हमारे पास P इक्वल्स टू मास m इंटू वी। m हमारे पास क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ आ गया ना मोमेंटम क्या चीज़ है। अब दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में, मान के चलो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। अब मैं आपको बोलूँगा उसका मोमेंटम निकाल के दो, क्या बोलूँगा, मोमेंटम निकाल के दो। आप निकाल पाओगे, इसका मोमेंटम कितना आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा, अगर हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला क्या है, m इंटू वी। अब हमारे पास किसी की वेलोसिटी क्या है, कुछ नहीं, 0 है ना, 0। अब मान के चलो किसी ऑब्जेक्ट का मास 200 kg है, उसकी वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 क्या है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो 2 को हम किसी भी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो याद रखना आप, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में होगा उसका मोमेंटम 0 होगा। क्यों होगा, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, समझा रहे मेरी बात। तो ये आज का था हमारा किसके बारे में, कि मोमेंटम क्या होता है, रेस्ट में कैसे होता है, क्या होता है।